सितंबर 1992 की एक अंधेरी रात मुंबई के जेजे अस्पताल के वार्ड नंबर 18 में सन्नाटा पसरा था। दो पुलिस कांस्टेबल एक स्ट्रेचर के पास बैठे ऊँघ रहे थे। उन्हें क्या पता था कि अगले कुछ पलों में मौत बरसने वाली है। वार्ड के एक बिस्तर पर अंडरवर्ल्ड डॉन अरुण गवली गैंग का शूटर शैलेश हल्दनकर पुलिस हिरासत में इलाज करा रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। सिर्फ मशीनों की बीप और दूर से किसी मरीज की कराह सुनाई दे रही थी। अचानक वार्ड के दरवाजे जोर से खुले। इससे पहले कि पुलिस वाले कुछ समझ पाते, करीब आधा दर्जन हथियारबंद लोग वार्ड में घुस चुके थे। चेहरे पर नकाब और हाथों में चमकती रिवॉल्वर लिए उन बदमाशों की आंखों में खतरनाक इरादे साफ दिख रहे थे। एक नकाबपोश ने बेड के पास खड़े कांस्टेबल पर बिना चेतावनी गोली चला दी। पहला सिपाही वहीं ढेर हो गया। दूसरे ने तुरंत पिस्टल निकाल जवाबी फायर करना चाहा, मगर हमलावरों की गोलियों ने उसे भी मौका नहीं दिया। कुछ ही सेकंड में दोनों पुलिस वाले जमीन पर लहूलुहान गिर चुके थे। वार्ड में अफरा तफरी मच गई। मरीज चीख उठे। एक नर्स घबराकर कोने में सिमट गई। उस भीषण अराजकता के बीच नकाबपोशों का सरगना तेज कदमों से शैलेश हल्दनकर के बिस्तर की ओर बढ़ा। हल्दनकर की आंखों में डर उतर आया। उसने कातर निगाहों से अपने सामने खड़ी मौत को देखा। नकाबपोश ने बिना एक शब्द बोले पिस्तौल का मुंह हल्दनकर की तरफ किया। हल्दनकर कुछ बोल पाता उससे पहले ट्रिगर दब गया। ठाएं! गोली सीधे जाकर हल्दनकर के सीने में उतरी। गैंगस्टर शैलेश ने मौके पर दम तोड़ दिया। देखते ही देखते हमलावर अपना काम पूरा कर चुके थे। उनका लीडर वार्ड के दरवाजे तक पीछे हटते हुए तेज आवाज में बोला, काम हो गया, निकलो। बाकी लोग तुरंत उसके पीछे भागे। कुछ ही पलों में वे अंधेरे का फायदा उठाकर अस्पताल से गायब हो गए। पीछे रह गए गूंजती गोलियों की आवाज, धुआं, चीखते मरीज और फर्श पर पड़े 3 निर्जीव शरीर। 2 वर्दीधारी सिपाही और एक कुख्यात शूटर का शव। इस दुस्साहसिक हमले ने मुंबई पुलिस और पूरे अंडरवर्ल्ड को हिलाकर रख दिया। अस्पताल जैसी सुरक्षित जगह के अंदर घुसकर एक गैंगस्टर को मार देना, यह किसकी हिम्मत हो सकती थी? जल्द ही इसका जवाब सामने आया। अंडरवर्ल्ड में एक नया खौफनाक नाम गूंजने लगा, सुभाष सिंह ठाकुर। लेकिन सुभाष सिंह ठाकुर की यह खौफनाक दास्तान उस रात से शुरू नहीं हुई थी। इस नाम के पीछे बरसों का जुर्म का इतिहास छिपा था। चलिए कहानी को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। सुभाष सिंह ठाकुर उर्फ बाबा पूर्वांचल यानी पूर्वी उत्तर प्रदेश के बनारस, वाराणसी का रहने वाला था। बचपन साधारण परिवार में बीता, लेकिन किशोरावस्था में ही उसके अंदर बगावत और दबंगई के बीज पनपने लगे थे। मोहल्ले की गलियों में छोटी मोटी चोरी, मारपीट और रंगदारी उसके लिए आम बात हो गई थी। कहते हैं कि पहली बार 1982 में जब वह महज 20-22 साल का था, उस पर बनारस के फूलपुर थाने में एक केस दर्ज हुआ। आरोप कुछ गंभीर था, शायद किसी खूनी झगड़े या हमले में शामिल होने का, लेकिन स्थानीय सियासी पहुंच और अपने शातिर दिमाग के चलते सुभाष बच निकला। पुलिस फाइलों में वह मुकदमा बाद में गुम हो गया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। यही वह दौर था जब सुभाष अपराध की सीढ़ियां चढ़ने की ओर बढ़ चुका था। इलाके के छोटे मोटे गैंगस्टर और बाहुबलियों के साथ उसके संबंध बनने लगे। बनारस और आसपास के जिलों में उसके नाम का खौफ धीरे धीरे पसरने लगा था। लोग उसे बाबा कहकर बुलाते, कदाचित उसके शांत लेकिन खतरनाक व्यक्तित्व के कारण। 1990 तक पहुंचते पहुंचते वह पूर्वांचल में उभरता हुआ माफिया बन चुका था, मगर उसकी नजर अब राज्य से बाहर बड़े मैदान पर थी। सुभाष को पता था कि हिंदुस्तान के अपराध जगत की राजधानी मुंबई है, जहां असली खेल चलता है। 1980 के दशक के अंत और 90 के शुरुआती सालों में मुंबई अंडरवर्ल्ड उफान पर था। दाऊद इब्राहिम, छोटा राजन, अरुण गवली जैसे डॉन शहर को बांटकर राज कर रहे थे। सुभाष को इसी दुनिया में अपने लिए जगह बनानी थी। 1991 के करीब वह बनारस से मुंबई की ओर रवाना हुआ। बताया जाता है कि जाने से पहले उसके पास एक अवैध हथियार भी बरामद हुआ था और 1991 में
उस पर आर्म्स एक्ट के तहत शिवपुर थाने में केस दर्ज हुआ, मगर यह मामला भी ज्यादा दिनों तक उसे रोक नहीं सका। सुभाष पुलिस की पकड़ से फिसलकर मुंबई पहुंच चुका था। मुंबई जैसे महानगर में कदम रखते ही सुभाष ने वहां के अपराध जगत की नब्ज पकड़नी शुरू कर दी। उसकी काबिलियत थी लोगों को पढ़ने की और माहौल में घुल मिल जाने की। शुरुआती दिनों में वह सचमुच काम की तलाश में भटका, पर असल मकसद था अंडरवर्ल्ड तक पहुंच बनाना। कहते हैं पहली दफा वह खुद को एक देहाती युवक बताकर कुछ गैंग सेठों के अड्डों पर गया। जल्द ही उसकी मुलाकात दाऊद इब्राहिम के गिरोह के कुछ लोगों से हो गई। दाऊद उन दिनों भले दुबई में बैठा था, लेकिन मुंबई में उसका नेटवर्क सक्रिय था, जिसे उसके खास आदमी संभालते थे। सुभाष ने धीरे धीरे अपना भरोसा जमाना शुरू किया। मुंबई अंडरवर्ल्ड में पैर जमाने के बाद सुभाष ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। वह अब दाऊद इब्राहिम के भरोसेमंद शार्प शूटरों में गिना जाने लगा। उसकी एक खास बात और थी, बनारस में पला बढ़ा होते हुए भी वह हिंदी के साथ साथ धारा प्रवाह मराठी और ठीक ठाक अंग्रेजी बोल लेता था। मुंबई के लोकल लोगों से बात करना हो या बड़े साहबानों से, हर किसी पर उसका असर पड़ता। धीरे धीरे दाऊद के कई अहम काम उसे मिलने लगे। कभी किसी जिद्दी बिल्डर से हफ्ता वसूली कराने का, तो कभी किसी विरोधी गैंग के आदमी को रास्ते से हटाने का। एक चर्चित घटना बताई जाती है कि एक नामी बिल्डर, जिसने दाऊद को हफ्ता देने से इनकार कर दिया था, उसे सबक सिखाने की जिम्मेदारी सुभाष को दी गई। सुभाष ने पहले उसे समझाने की कोशिश की, पर जब बात नहीं बनी तो वह खुलेआम उसके ऑफिस में जाकर उसके सामने रिवॉल्वर तान कर खड़ा हो गया। कहते हैं उसने उस बिल्डर की टेबल पर तेजाब से भरा गिलास उंडेल दिया और ठंडे स्वर में बोला, अगली बार ये तेजाब चेहरे पर होगा अगर हमारी बात नहीं मानी। डर के मारे बिल्डर ने तुरंत घुटने टेक दिए। ऐसे ही कुछ किस्सों ने कुछ ही महीनों में सुभाष ठाकुर को मुंबई में खतरनाक और काबिल शूटर की ख्याति दिला दी। इधर 1992 के मध्य में मुंबई के अंडरवर्ल्ड में एक ऐसी घटना हुई जिसने भूचाल ला दिया। जुलाई 1992 में दाऊद इब्राहिम के साले इस्माइल इब्राहिम पारकर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस वारदात के पीछे दाऊद के दुश्मन मुंबई के दूसरे डॉन अरुण गवली के गिरोह का हाथ था। अपने परिवार के आदमी की मौत से दाऊद आग बबूला हो उठा। उसने तय किया कि पारकर के कातिलों को किसी भी कीमत पर सबक सिखाना है। जल्द ही खबर मिली कि पारकर को गोली मारने वालों में मुख्य शूटर शैलेश हल्दनकर पुलिस की गिरफ्त में है और घायल अवस्था में जेजे अस्पताल के जनरल वार्ड में भर्ती है। यह सुनकर दाऊद ने चुपचाप बदला लेने की साजिश रच डाली। योजना खतरनाक थी। पुलिस सुरक्षा के बीच अस्पताल में घुसकर हल्दनकर को मार गिराना। दाऊद के कई आदमी इस प्लान से सहमे हुए थे। आखिर अस्पताल पर हमला करना बच्चों का खेल नहीं था। पूरा पुलिस महकमा सिर पर टूट पड़ता। लेकिन सुभाष ठाकुर ने इस मिशन की कमान अपने हाथ में ले ली। उसके दिमाग में एक डेयरिंग प्लान आकार ले चुका था। सुभाष ने अपने भरोसेमंद साथियों की एक टीम तैयार की। करीब 20 से 25 शूटर अलग अलग जगहों से जुटाए गए, जिनमें कई उसके पूर्वांचल वाले संपर्कों के थे। मुंबई आने से पहले ही इन सब के फर्जी नाम पते तैयार किए गए ताकि पुलिस को पकड़ने में दिक्कत हो। हमला करने से पूर्व ये लोग शहर में अलग अलग ठिकानों पर छुपे रहे। सुभाष खुद जेजे अस्पताल के आसपास कई दिनों तक रेकी करता रहा। उसे स्थानीय गुर्गे फरूक टकला से मदद मिली, जो वहीं आसपास रहता था। फरूक ने शूटरों को वारदात से पहले और बाद में पनाह देने का इंतजाम किया। फिर आया 12 सितंबर 1992 की रात, जब आधी रात के वक्त सुभाष ठाकुर ने अपने दस्ते के साथ जेजे अस्पताल में धावा बोल दिया। कुछ लोग मरीजों के रिश्तेदार बनकर पहले से वार्ड के पास मंडरा रहे थे। बाकी ने अचानक भीतर घुसकर हमला किया। चंद मिनटों में हल्दनकर और 2 पुलिस कांस्टेबल गोलियों का निशाना बन चुके थे। वारदात को अंजाम देकर सभी हमलावर अंधेरे में गायब हो गए। इस जेजे शूटआउट ने पूरे देश में सनसनी फैला दी। पुलिस के लिए यह सीधी चुनौती थी कि उसके पहरे में एक अस्पताल के अंदर गैंगवार हो सकती है।
मुंबई पुलिस में हड़कंप मच गया। शीर्ष अधिकारियों से लेकर सरकार तक सबकी किरकिरी हो रही थी। दबाव था कि हमलावरों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। उधर दाऊद इब्राहिम अपने दुबई के ठिकाने पर बैठा खुश था कि बदला पूरा हो गया। उसने अपने शार्प शूटर सुभाष की पीठ थपथपाई होगी, मगर उसे भी एहसास था कि अब पुलिस का शिकंजा कसेगा। भले वारदात में नाम दाऊद का सीधे न आया हो, पर था तो यह कारनामा उसी के लोगों का। शूट आउट के बाद सुभाष ज्यादा दिन मुंबई में रुका नहीं। पुलिस चारों तरफ छापे मार रही थी। अपराधियों की धरपकड़ शुरू हो गई थी। ऐसे में दाऊद ने उसे तुरंत मुंबई से निकालने में मदद की। बताते हैं कि वारदात के बाद सुभाष ठाकुर कुछ दिनों तक मुंबई के उपनगर खार में अपने भरोसेमंद साथी जॉन के घर पर छुपा रहा। उसी जॉन ने हमले की योजना के दौरान भी अपना घर सुरक्षित अड्डे के तौर पर दिया था। पुलिस की नजरों से बचने के लिए कई तरह के पैंतरे आजमाए गए। यहां तक कि एक बड़े राजनीतिक रसूख वाले व्यक्ति ने सुभाष को मुंबई से बाहर निकलने में मदद दी। दरअसल उत्तर प्रदेश के एक प्रभावशाली सांसद बृजभूषण शरण सिंह से सुभाष ठाकुर की जान पहचान थी। अपराध और राजनीति के इस गठजोड़ ने काम दिखाया। कहा जाता है कि 1993 की शुरुआत में जब मुंबई पुलिस सुभाष को खोज रही थी, तब बृजभूषण ने उसे दिल्ली में अपने आधिकारिक सांसद निवास पर शरण दी। मुंबई में पुलिस की दबिश बढ़ती रही, पर सुभाष मानो हवा में गायब हो चुका था। हकीकत ये थी कि वह देश की राजधानी दिल्ली में एक माननीय सांसद के बंगले में आराम से पनाह लिए हुए था। 1993 की शुरुआत में एक और बड़ा हादसा हुआ जिसने सुभाष ठाकुर की जिंदगी की दिशा बदल दी। मार्च 1993 में मुंबई में सिलसिलेवार बम धमाकों से हाहाकार मच गया। ये बम विस्फोट दाऊद इब्राहिम के इशारे पर अंजाम दिए गए, जिनमें सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे गए। इस कांड ने हिंदुस्तान की सरकार को दाऊद और उसके गिरोह के खिलाफ सख्त कार्रवाई पर मजबूर कर दिया। मुंबई पुलिस, सीबीआई और तमाम एजेंसियां दाऊद के हर गुर्गे को पकड़ने में जुट गई। उसी वक्त सुभाष ठाकुर ने महसूस किया कि अब दाऊद के साथ रहना उसके लिए घातक हो सकता है। एक तो इतनी निर्दोष जिंदगियों को उड़ाने वाले कृत्य से उसके अंदर भी एक खटास पैदा हुई थी। ऊपर से कानून का शिकंजा इतना कस चुका था कि दाऊद के करीबियों का बचना मुश्किल लगने लगा। धमाकों के तुरंत बाद दाऊद इब्राहिम भारत से फरार हो गया और उसकी मुंबई अंडरवर्ल्ड की सल्तनत तितर बितर होने लगी। कई साथी उससे अलग हो गए। सुभाष ने भी चुपचाप दाऊद से अपनी राहें जुदा कर ली। वह अब खुद अपना अलग गिरोह चलाने की फिराक में था, क्योंकि उसे अंदाजा था कि दाऊद के साए में रहा तो या तो पुलिस मार गिराएगी या खुद दाऊद के दुश्मन उसे निशाना बनाएंगे। इसलिए उसने दाऊद का साथ छोड़ दिया और भूमिगत रहकर अपने पुराने संपर्कों को फिर से जिंदा करना शुरू किया। दाऊद को खबर मिल चुकी थी कि उसका एक वफादार अब बगावत पर उतर आया है। दोस्ती दुश्मनी में बदल चुकी थी, पर फिलहाल दाऊद खुद अपनी जान बचाकर विदेश भागा था, इसलिए उसने तुरंत सुभाष पर ध्यान नहीं दिया। उधर सुभाष ने हिंदुस्तान में रहकर ही अपने पैर जमाने की ठान ली। उसने मुंबई, गुजरात और उत्तर प्रदेश तीनों जगह अपने भरोसेमंद शूटरों को सक्रिय रखा। दाऊद के अन्य दुश्मनों से भी उसने हाथ मिला लिया। बहरीन में बैठे भगोड़े डॉन अली बुदेश से उसकी सांठगांठ हो गई, तो लखनऊ के एक और कुख्यात गैंगस्टर बाबू उर्फ बबलू श्रीवास्तव के साथ भी तार जुड़ने लगे। अब सुभाष ठाकुर एक आजाद माफिया डॉन के रूप में उभर रहा था, जो सीधे दाऊद इब्राहिम को चुनौती देने की हैसियत रखता था। 1997 में इस नई आपराधिक गठजोड़ ने खुलकर दाऊद को ललकारा। मुंबई के नामी बिल्डर नटवरलाल देसाई के एक प्रॉपर्टी सौदे में अली बुदेश और सुभाष ठाकुर ने मिलकर मोटी फिरौती मांग डाली। देसाई दाऊद इब्राहिम का नजदीकी था। उसने सीधा दाऊद से शिकायत की। बताते हैं कि फोन पर दाऊद और अली बुदेश के बीच जमकर गाली गलौज हुई, जिसमें दाऊद ने उन दोनों को धमकी दी कि मेरे आदमी से दूर रहो, मगर बुदेश और सुभाष कहां मानने वाले थे। परिणाम यह हुआ कि 18 अगस्त 1997 को दिन दहाड़े बिल्डर नटवरलाल देसाई की हत्या कर दी गई।
इस वारदात ने साफ कर दिया कि अब सुभाष ठाकुर खुलकर दाऊद के विरुद्ध जंग पर उतर चुका है। लेकिन कहते हैं ना, सूरज चाहे कितना भी तेज चमके, अंत में ढलना ही होता है। कानून की नजर में सुभाष ठाकुर देश का मोस्ट वांटेड अपराधी बन चुका था। मुंबई पुलिस ही नहीं, कई राज्यों की एजेंसियां उसे तलाश रही थीं। उसके खिलाफ ढेरों मामले दर्ज हो चुके थे। आखिरकार बरसों भागते रहने के बाद किस्मत ने दगा दे ही दिया। 1997 के अंत तक पुलिस ने उसके कुछ करीबियों को मार गिराया। एक मुठभेड़ में उसके खास साथी जॉन के भाई कल्या एंथनी पुलिस एनकाउंटर में ढेर हो गया। पुलिस का शिकंजा दिन ब दिन कसता गया। कहते हैं कि जल्दी ही सुभाष खुद भी दिल्ली के एक गुप्त ठिकाने से धर दबोचा गया। उसकी गिरफ्तारी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं थी। एक स्पेशल टास्क फोर्स की टीम ने रात के अंधेरे में उसके ठिकाने को चारों तरफ से घेर लिया। कुछ गोलियां चलने की आवाजें हुई, पर आखिरकार घिर जाने पर सुभाष को हथियार डालने पड़े। देश के सबसे मोस्ट वांटेड अपराधियों में शुमार इस डॉन की गिरफ्तारी पुलिस के लिए बड़ी कामयाबी थी। सुभाष ठाकुर को पहले दिल्ली की तिहाड़ जेल ले जाया गया, जहां सुरक्षा बेहद कड़ी थी और वह मुंबई से दूर भी रहेगा ताकि उसके पुराने संपर्क काटे जा सके। साल 2000 आते आते सुभाष ठाकुर पर चल रहे बड़े मुकदमों का निपटारा होने लगा। 1992 के जेजे अस्पताल शूटआउट केस की सुनवाई मुंबई की विशेष टाडा अदालत में चली। 8 साल लंबे मुकदमे के बाद मार्च 2000 में अदालत ने फैसला सुनाया। न्यायाधीश पीके छावरे ने सुभाष सिंह ठाकुर को इस सनसनीखेज हत्याकांड का गुनहगार मानते हुए मृत्युदंड, फांसी की सजा सुनाई। कोर्ट रूम में सुभाष ने चुपचाप फैसला सुना। उसके चेहरे पर कोई विशेष भाव नहीं थे, मानो पहले से अंदाजा हो कि क्या होने वाला है। उसी केस में उसके 2 साथियों श्याम किशोर गरिकापट्टी और जयंत सूर्यराव, पूर्व नगर सेवक, को भी अपराध में मदद करने के लिए क्रमशः 10 और 7 साल की सजा हुई। बाकी बहुत से आरोपी या तो मुकदमे से पहले ही मारे जा चुके थे, या फरार थे, या सबूतों के अभाव में बरी हो गए। जेजे शूटआउट मामले में अदालत ने पाया कि 2 पुलिसकर्मियों और एक गैंगस्टर की हत्या के प्रयास और आतंकवादी गतिविधि टाडा कानून के तहत सुभाष दोषी था। उसने अदालत से कहा भी नहीं कि उसे कुछ कहना है, बस चुपचाप खड़ा रहा। फैसला सुनते ही अदालत में सनसनी फैल गई। जेजे हत्याकांड के दोषी डॉन को फांसी जैसी सुर्खियां अखबारों में छपने लगी। लेकिन असली ड्रामा इसके बाद शुरू हुआ। सुभाष के वकीलों ने ऊपरी अदालतों में अपील दायर की। साल 2002 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसकी मौत की सजा को उम्र कैद में बदल दिया। इस तरह सुभाष ठाकुर फांसी के फंदे से बच निकला, लेकिन बाकी जिंदगी अब उसे जेल की कोठरी में ही गुजारनी थी। उस लंबी मुकदमेबाजी के दौरान कई चौंकाने वाली बातें सामने आई। कुल 41 लोगों को जेजे शूटआउट केस में अभियुक्त बनाया गया था, पर सिर्फ 9 को न्याय के कटघरे तक लाया जा सका। बाकी या तो पुलिस मुठभेड़ में मारे गए, या कभी पकड़े ही नहीं गए, या प्रारंभिक दौर में सबूत न होने से छोड़ दिए गए। गवाहों पर डर ऐसा कि अभियोजन द्वारा पेश 75 गवाहों में से 21 गवाह बयान से मुकरे। यहां तक कि एक पुलिस सब इंस्पेक्टर, जो मामले का मुख्य चश्मदीद था, वह भी अदालत में अचानक अपने बयान से पलट गया और सुभाष को पहचानने से इनकार कर दिया। जाहिर था कि बरसों जेल में रहते हुए भी बाहर दुनिया में सुभाष ठाकुर का खौफ कायम था। टाडा मामले में सजा तय होने के बाद सुभाष को मुंबई से दूर उत्तर प्रदेश की जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। पूर्वांचल का होने के कारण राज्य सरकार ने उसे अपने यहां रखने का निर्णय लिया। वह फतेहगढ़ केंद्रीय कारागार भेजा गया, जो एक उच्च सुरक्षा वाली जेल है। लेकिन जेल में रहने का मतलब ये नहीं था कि सुभाष ठाकुर ने अपराध की दुनिया से नाता तोड़ लिया। कहते हैं कि जेल के अंदर से भी वह अपने गिरोह का संचालन करता रहा। उसके कई पुराने साथी बाहर खुलेआम घूम रहे थे और सुभाष ठाकुर गैंग के नाम से फिरौती, ठेकेदारी और अवैध उगाही का धंधा चल रहा था। पूर्वांचल और मुंबई में उसके नाम का खौफ
2000 के दशक में भी बना रहा। उदाहरण के लिए 2007 में वाराणसी के जनासा बाजार में दिन दहाड़े 2 लोगों पर उसके गुर्गों ने गोलियां बरसाईं, जिसमें एक की मौत हो गई और दूसरा गंभीर घायल हुआ। कुछ महीने बाद वाराणसी में ही एक प्राइवेट कॉलेज के मालिक RK सिंह की हत्या कर दी गई। 2012 में तो उसके शूटरों ने एक ही दिन में 2 अलग-अलग शहरों में वारदात की। पहले मुंबई के सांता क्रूज इलाके में एक बार के मालिक पर जानलेवा हमला किया और उसी दिन शाम को वाराणसी में हार्डवेयर व्यवसायी हरिनाथ पटेल की हत्या कर दी, सिर्फ इसलिए कि उन लोगों ने भारी रकम की रंगदारी देने से इनकार किया था। 2015 में वाराणसी के एक नामी डॉक्टर अशोक राय को भी उसके आदमियों ने गोली मारी, क्योंकि वह 50 लाख की फिरौती नहीं चुका रहे थे। हर वारदात के बाद पुलिस तफ्तीश में इशारा मिलता कि इन सब के पीछे कहीं न कहीं सुभाष ठाकुर गैंग है, यानी भले मुखिया जेल में बंद था, पर उसका रौब और ऑर्डर अब भी बाहर दुनिया में चल रहे थे। जेल के भीतर भी सुभाष ने अपनी धाक जमाए रखी। 1999 में जब वह तिहाड़ जेल में था, तभी वहां से एक मुंबई के व्यवसायी को फोन पर धमकाकर रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। साफ था कि वह सलाखों के पीछे रहकर भी खेल खेलने के तरीके निकाल लेता था। जेल अधिकारियों के लिए वह एक हाई प्रोफाइल कैदी था, जिसकी गतिविधियों पर नजर रखना आसान नहीं था। कई बार चेकिंग में उसके पास से मोबाइल फोन बरामद होने जैसी घटनाएं भी सुनी गईं। हालांकि हर बार वह किसी न किसी तरह बच निकलता था। साल 2017 में सुभाष ठाकुर ने वाराणसी की अदालत में अर्जी देकर कहा कि उसे दाऊद इब्राहिम से जान का खतरा है, इसलिए उसे अतिरिक्त सुरक्षा दी जाए। पुरानी दुश्मनी अभी भी खत्म नहीं हुई थी। मुमकिन था कि दाऊद वाकई अपने बचे खुचे गुर्गों के जरिए हिंदुस्तान में सुभाष को मरवाना चाहता हो, या शायद यह सुभाष की एक चाल थी प्रशासन की सहानुभूति पाने की। जो भी हो, 2019 में सुभाष ने गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं का हवाला देकर इलाज के लिए जेल से बाहर अस्पताल में भर्ती होने की गुहार लगाई। उसने दावा किया कि उसे किडनी, पेट और आंखों की गंभीर बीमारियां हुए हैं। दिसंबर 2019 में उसे वाराणसी के BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय अस्पताल के एक विशेष बंदी वार्ड में भर्ती किया गया। एक बार अस्पताल में दाखिल क्या हुआ, फिर तो जैसे लौटने का नाम ही नहीं लिया। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में बदलते गए। 5 साल तक सुभाष ठाकुर ने अस्पताल के सुरक्षित आरामदेह कमरे को ही अपना घर बनाए रखा। वाराणसी के जेल और पुलिस अफसर चिट्ठियां लिखकर रिपोर्ट मांगते रहे कि कैदी को दोबारा जेल भेजा जाए, पर हर बार मेडिकल कारण बताकर ये माफिया डॉन अस्पताल में जमा रहा। असल में BHU के सुपर स्पेशियलिटी ब्लॉक के 3रे तल पर कमरा नंबर 21 5 साल तक सुभाष ठाकुर का निजी अड्डा बन गया था। वहां उसे एक लग्जरी बेड पर सुलाया जाता, अच्छा खाना मिलता और तमाम चिकित्सकीय सुविधाएं उपलब्ध थीं। डॉक्टर और कर्मचारी तक उसे सुभाष साहब कहकर संबोधित करते थे। उसके नाम का खौफ ऐसा कि बिना जरूरत कोई उसके कमरे की तरफ झांकने तक नहीं जाता था। वार्ड में तैनात डॉक्टरों नर्सों को कई बार वार्निंग दी गई थी कि बिना अनुमति उस कमरे के सामने से न गुजरे। पूरा फ्लोर जैसे उसके गुर्गों की निगरानी में था। 2 सिपाही औपचारिकता के लिए कमरे के बाहर बैठे रहते, लेकिन कमरा अंदर से बंद रहता और भीतर सुभाष अपनी दुनिया में आराम फरमाता। सुभाष हमेशा आराम की मुद्रा में रहता, मानो किसी आलीशान होटल में ठहरा हो। बीमारियां हो कुछ थीं भी, जैसे उसे डायबिटीज और ब्लड प्रेशर था, किडनी का पुराना संक्रमण था, रीढ़ की हड्डी की बीमारी के चलते कमर से नीचे का हिस्सा कमजोर पड़ गया था और वह हॉकी स्टिक का सहारा लेकर चलता था। लेकिन ये बीमारियां इतनी गंभीर भी नहीं थीं कि अस्पताल में बरसों रखा जाए, पर उसके रसूख और डर की वजह से किसी डॉक्टर की हिम्मत नहीं हुई कि उसे डिस्चार्ज करने की सलाह दे दे। ऊपर से कोर्ट का भी एक पुराना आदेश था कि जब तक कैदी पूरी तरह स्वस्थ न हो जाए, उसे अस्पताल से न हटाया जाए। बस इसी बात का फायदा उठाकर सुभाष ने अस्पताल को 5 साल तक अपनी सुरक्षित पनाहगाह बनाए रखा।
जनवरी 2025 में आखिरकार प्रशासन ने सख्ती दिखाई। उत्तर प्रदेश के जेल महानिदेशक ने इस मामले को गंभीरता से संज्ञान में लिया और वाराणसी के पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिए कि दोबारा मेडिकल जांच कराओ। इस बार बीएचयू मेडिकल कॉलेज के 12 विशेषज्ञ डॉक्टरों का पैनल बनाया गया, जिन्होंने सुभाष का विस्तृत परीक्षण किया। जांच पड़ताल के बाद पैनल ने रिपोर्ट दी कि माफिया डॉन सुभाष ठाकुर अस्पताल में भर्ती रहने लायक बीमार नहीं है और उसका इलाज सामान्य जेल अस्पताल में भी किया जा सकता है। बस फिर क्या था? उसी सप्ताह पुलिस ने अचानक अस्पताल वार्ड पर छापा मारा और सुभाष को अपने कब्जे में ले लिया। 5 साल बाद उसे फिर से एम्बुलेंस में बिठाकर फतेहगढ़ सेंट्रल जेल भेज दिया गया। सुना जाता है कि अस्पताल से जेल वापस ले जाते वक्त सुभाष ने एड़ी चोटी का जोर लगा लिया। वह जमीन पर बैठकर गिड़गिड़ाने लगा, मैं बीमार हूं, मुझे मत ले जाओ। फिर बहाना बनाया, दाऊद के आदमी मुझे मार देंगे। मगर इस बार प्रशासन ने एक न सुनी। कमरे से उसका सारा लग्जरी सामान बाहर निकाला गया। जिस कमरा नंबर 21 को वह अपना किला समझकर इतरा रहा था, वहां तालाबंदी कर दी गई। अस्पताल प्रशासन ने चाबी जमा कर दी और उस कमरे को फिर आम मरीजों के लिए तैयार कर दिया गया। आज सुभाष सिंह ठाकुर उत्तर प्रदेश की जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा है। उसकी उम्र 60 के पार हो चुकी है। शरीर भले शिथिल पड़ गया हो, आंखों की चमक कुछ मुरझा गई हो, लेकिन जब भी उसके नाम का जिक्र होता है तो लोगों के रोंगटे आज भी खड़े हो जाते हैं। एक दौर था जब मुंबई से बनारस तक उसकी तूती बोलती थी। वह दोस्ती और दुश्मनी दोनों ही दिल से निभाता था। दोस्त के लिए जान हथेली पर रखकर अस्पताल में घुस गया तो दुश्मन के लिए देश भर में भटक कर कत्ल ए आम किए। उसने सत्ता में बैठे लोगों को भी अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया और समय आने पर उन्हीं की ढाल भी बन गया। मगर अपराध की दुनिया का उसूल है, यहां न स्थायी दोस्त होते हैं न दुश्मन। जिस डॉन दाऊद के कहने पर सुभाष ने कत्लेआम मचाया, बाद में उसी दाऊद के चलते उसे खुद की जान का खतरा उठाना पड़ा। जिस सियासी खेल ने उसे कानून से छिपाया, वही खेल पलटा तो उसे जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। अंततः हुआ वही जो ज्यादातर बड़े अपराधियों का अंजाम होता है। वह सलाखों के पीछे बूढ़ा और बेबस होकर रह गया। बाहरी दुनिया की रंगीनियां अब उससे कोसों दूर हैं। बस खबरों में कभी कभी उसका जिक्र आ जाता है। सुभाष ठाकुर की कहानी जितनी फिल्मी लगती है, उतनी ही सच्ची भी है। ये उस इंसान की दास्तान है जो अपराध के शिखर तक पहुंचा, बड़े बड़ों को दोस्त दुश्मन बनाया, लेकिन आखिरकार कानून और वक्त के आगे टिक नहीं पाया। एक जमाना था जब उसके एक इशारे पर शहरों में गैंगवॉर छिड़ जाते थे। आज वही शख्स जेल की कोठरी में गुमनामी के दिन गुजार रहा है। उसकी कहानी एक सबक की तरह भी खड़ी है कि जुर्म का रास्ता भले कुछ वक्त के लिए ताकत और शोहरत दिला दे, अंत में इस रास्ते पर चलने वाले का अंजाम बुरा ही होता है। सुभाष सिंह ठाकुर उर्फ बाबा ने अपने द्वार में खुद को बेखौफ और बेरहम डॉन साबित किया, मगर आखिर में उसकी जिंदगी भी बाकी अपराधियों की तरह अंधेरी काल कोठरी में सिमट गई, सलाखों के पीछे गुमनाम और लाचार।